हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो मैं आपको रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बहुत जल्द, उसकी आपको मैं प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें हम लोग साइंस का पोर्शन, जो कि काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं साइंस के आपके पेपर में, तो उसके मैं साइंस के आपको सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, सारे एग्ज़ाम्स के मैं समझ के चल रही हूँ। जैसे कि चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेई वाला एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी वाला हो, या फिर आपका एएलपी आरपीएफ कोई भी एग्ज़ाम है, उन सबको हम लोग ध्यान में रख के ये जो वीडियो सेशंस हैं आपके जो आपको करवाए जा रहे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए करवाए जा रहे हैं। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो मैं बहुत सारे टॉपिक साइंस के आपके कवर करवा चुकी हूँ। जैसे कि हम इसमें यूनिट्स के काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, वर्क, पावर एंड एनर्जी के कर चुके हैं। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं सारे बहुत डिटेल्स में आपको समझाए गए हैं। और फिर उसके बाद में मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी मैंने आपको करवाया है। बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो जिन किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ आप पहले जाके देखें। वो आपके लिए आई एम श्योर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक देखेंगे, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है उसका भी कुछ क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से नहीं पूछे गए हैं, पर जिस एग्ज़ाम में भी पूछे हुए हैं मैंने सारे ही कवर अप कर लिए हैं, है ना। तो आपको इस वीडियो के बाद कहीं भी अदर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा आपका कंटेंट जो है यहीं पे मिल जाएगा। और आपको नहीं भी आता है ना, तो भी मैं बहुत ऐसे समझाऊंगी कि आपको सारे कुछ समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आप क्वेश्चन करने भी लगेंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है? देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली जो इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ को डिनोट करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपका s जब मैं लिखूँगी उसका मतलब होता है डिस्टेंस, है ना। अगर आपको नहीं आता है किसी को तो वो साथ साथ का नोट भी कर सकता है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। टी में जहाँ पे भी लिखूँगी, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, टी रिप्रेजेंट्स टाइम ऑब्वियसली, ए रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन, वी रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, एंड यू रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि जो पहले जिससे शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों को देख के हम चलेंगे, और इसी हिसाब से हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको बता दिया। सेकेंड इक्वेशन होती है आपकी एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड इक्वेशन आपकी होती है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ए एस सब क्या होता है आप देख रहे हैं, आपके साइड में सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए, इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। Which of the following equations represent the position velocity relation? तो आपको बताना है कि इन सारी इक्वेशन ऑफ मोशन में से पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन कौन सी है, मतलब कि जो आपको रिलेशन बताएगी बिटवीन द पोजीशन एंड वेलोसिटी, उस इक्वेशन को आपको बताना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। तो आपको ये देखना है इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो सिर्फ पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में बात कर रही है। तो ये इक्वेशन होती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। ये मैंने आपको लिखवाया था, आप यू स्क्वायर इस साइड लेके आएंगे तो ये आपका सेम चीज़ हो जाएगा। ठीक है, वही आपको लिखा हुआ है, तो इसलिए डोंट गेट कन्फ्यूज। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। चलिए, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
An object starting from stationary position moves with a constant acceleration of 4 meter per square second. After 8 second its speed will be, तो हमको यहाँ पे स्पीड निकालनी है ना. हमको स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया था, मतलब u इज इक्वल्स टू 0 है. मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है. और हमको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड्स दिया हुआ है. तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है, मतलब हमको ये निकालना है. तो देखिए, आप देखिए कि कौन सा ऐसा रिलेशन है, कौन सी इक्वेशन है जिसमें ये तीनों के बारे में बात की जाती है. तो आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना. तो हमको v निकालना भी है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, इज इक्वल्स टू यू हमको 0 दिया है, ए हमको 4 दिया है और टाइम हमको दिया हुआ है 8 सेकेंड्स. तो हमारा देखिए कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 32. तो आपका 32 वाला ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है. ठीक है, तो आपका 32 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन. तो आपको देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आप फट से लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये आपको किसके किसके बीच का रिलेशन बता रही है, क्या आपको ये वेलोसिटी टाइम का बता रही है, प्लेस टाइम का बता रही है, पोजीशन वेलोसिटी का बता रही है, या फिर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच का टाइम बता रही है, किसके बीच का बता रही है. तो देखिए ये रहा आपका पोजीशन और ये रहा आपका टाइम. ठीक है, तो ये पोजीशन और टाइम के बीच का जो है डिस्टेंस, मतलब पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन बता रही है. तो बी ऑप्शन आपका प्लेस एंड टाइम ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ ट्रेन एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर in 5 minutes. Assuming that acceleration is uniform, the distance covered by train in the same time will be. तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको डिस्टेंस निकालना है. हमको यहाँ पे रेस्ट दिया हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 90 किलोमीटर पर आवर है और टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट्स. अब देखिए आंसर आपको किलोमीटर में ही आ रहा है, तो हमें वेलोसिटी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम हमको 5 मिनट्स दिया है जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, और आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, एस निकालना है. हाँ, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन. हाँ, तो हमको डिस्टेंस निकालना है. तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू. तो देखिए हमको यहाँ एस निकालने के लिए, एस कौन से फॉर्मूले में आता है, तो हम एस में वैल्यू रख देते हैं. तो देखिए जो हमको डेटा दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम वैल्यू किस में रख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रख सकते हैं, है ना. डिस्टेंस हमें निकालना है, यू भी हमें दिया हुआ है, ए हमको नहीं दिया, टी हमको दिया हुआ है. तो यहाँ पे हम एस कैसे निकालेंगे, तभी निकालेंगे जब हमको ए पता होगा. अच्छा देखिए एक इक्वेशन और होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. इसमें भी रख के आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन तो आपको फिर भी निकालना पड़ेगा, है ना. तो एक हमको इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन पता होना ज़रूरी है. तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एक्सेलरेशन ही निकाल लेते हैं. ठीक है, तो हम इसको पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे तभी हमारा काम बनेगा. तो एक्सेलरेशन किस फॉर्मूले से निकलेगा, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रहती है v इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे हम निकाल लेंगे. तो यहाँ पे v की वैल्यू देखिए 90 रखी हुई है और 5 मिनट्स को मैं आवर में चेंज कर दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5 मिनट को आवर में मैं अपॉन 60 रख दे रही हूँ, है ना. तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 90 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए और इंटू 5/60. तो ये देखिए यहाँ पे a हो जाएगा और यहाँ पे मैं a की वैल्यू निकाल लूँगी, 90 इंटू 60/45, ये हो जाएगा 2. तो a की वैल्यू हो जाएगी 120, क्योंकि यूनिट हमारी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, है ना. तो a हमारा 120 आ जाता है. तो हम एक काम करते हैं, वैल्यूज़ रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में. देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यू विच इज़, एक सेकेंड, इसके पहले मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है,
थोड़ा सा यहाँ से फिर से करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख लेते हैं a इंटू 5/60। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 90 इंटू 60/5, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1080 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारा एक्सेलरेशन आ गया है तो अब हम टाइम निकाल देंगे, सॉरी डिस्टेंस निकाल देंगे। तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू टॉइस ऑफ as। ठीक है, तो u हमारा 0 है तो हम v² रख देंगे, दैट इज़ 90 इंटू 90 2 इंटू आप s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² में भी रख सकते थे, आपका सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। a हमें कितना निकाला हमने 1080 एंड s हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे s हो जाएगा 90 इंटू 90/2 इंटू 1080, 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ पे 45 कर देंगे, 9 से ये 12 कर देंगे, ये 4 3 से काटेंगे और ये काटेंगे हम ये 15। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3.75। तो 3.75 देखिए किसी ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ नॉट लॉस्ट बट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। इसमें कह रहा है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो नष्ट नहीं होता बल्कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सी ऊर्जा की बात कर रहा है? तापीय ऊर्जा मतलब थर्मल एनर्जी, परमाणु या न्यूक्लियर, रासायनिक या केमिकल, या फिर घर्षण मतलब फ्रिक्शन। तो देखिए जब कोई भी जो सतह रहती है, सरफेस रहती है, वहाँ पे अगर फ्रिक्शन होता है, ठीक है, रगड़ खाती है, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है? देखा होगा आपने, अगर कोई भी वस्तु अगर घर्षण करती है तो वहाँ पे वो जगह थोड़ी सी गर्म हो जाती है, तो इसका मतलब कौन सी होगी? वो तापीय ऊर्जा होगी। ठीक है, घर्षण की कोई ऊर्जा नहीं होती, ठीक है, ये कोई ऊर्जा नहीं होती, इसलिए तापीय ऊर्जा हमारा करेक्ट आंसर होगा, थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देख लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट होता है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल के दिशा के लंबवत, या फिर एट द एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की दिशा में, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे भी फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जी हाँ, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स का ही नेचर कैसा होता है कि जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम इसी तरीके से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन कौन सी इक्वेशन दिखा रही है। ठीक है, तो ये देखिए आपका कौन सा ये इक्वेशन क्या आपको वेलोसिटी टाइम का रिलेशन दिखा रही है? बिल्कुल दिखा रही है। ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये रहा ये आपकी वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम, तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, बस जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, एंड डिसेंड्स अ हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन। तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मतलब u इज 0 दिया हुआ है, और एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है, इसका डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 200 मीटर्स, टाइम हमको दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको किस इक्वेशन ऑफ मोशन में साइमल्टेनियसली मिल जाएंगी। तो देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें ये सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। s की वैल्यू हमको 200 मीटर्स दी हुई है, u 0 है, इसीलिए ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं लिखने का, लेकिन चलिए फिर भी लिख लेते हैं। हाफ a हमको नहीं दिया, और t स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 है ना, तो ये हो जाएगा 200 इंटू हाफ a 10 इंटू 10, तो ये हम a की वैल्यू निकाल लेंगे 200 इंटू 2/10 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए 4 वाला ऑप्शन आपका 4 मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट देन ड्यू टू वॉट विल इट स्टॉप, है ना। अगर कोई फोर्स जो है अप्लाई नहीं किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे रोकने के लिए, तो किसकी वजह से वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी? इम्पल्स, स्ट्रेस, फ्रिक्शन या स्पीड? तो देखिए घर्षण यानी कि फ्रिक्शन की वजह से वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो आपका ऑप्शन सी आप यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, फ्रिक्शन या फिर घर्षण की वजह से। देखिए घर्षण क्या होता है? अगर कोई चीज़ पे यहाँ बल लगाया गया, चल रही है वो वस्तु, उसको कौन सी चीज़ रोक देगी? जो जबकि रोकने के लिए कोई बल नहीं प्रयोग किया गया है। तो ऑब्वियसली जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है सरफेस पे, उसकी वजह से वो वस्तु रुक जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज डिफ़िकल्ट टू अकर विदाउट फ्रिक्शन? कौन सा फिनोमेना जो है फ्रिक्शन के बिना घटित नहीं हो सकता? कौन सी घटना? तो देखिए ऑप्शंस हम देख लेते हैं। मूविंग अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक भारी डिब्बे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, या फिर प्लेइंग कैरम खेलना, होल्डिंग अ ग्लास को पकड़ना, या फिर स्पीड ऑफ द डोर, दरवाजे की गति। तो देखिए अगर आप ग्लास पकड़े हुए हैं, ठीक है, और अगर फ्रिक्शन नहीं है आपके हाथ में, है ना, तो आप ग्लास को कैसे पकड़ पाएंगे? ग्लास तो फिसल जाएगा आपके हाथों से। इसलिए ग्लास पकड़ना एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना फ्रिक्शन के पॉसिबल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सरफेस इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेस रिजल्ट इन। अगर दो सरफेसेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ है, जैसे ये देखिए थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी है और ये एक दूसरा सरफेस है, तो ये दूसरे पे क्या बनाता है? फ्रिक्शन बनाता है, घर्षण। तभी तो घर्षण होता है ना। एकदम प्लेन हो जाएगा बिना फ्रिक्शन के, तब तो फिर एकदम स्मूथ हो जाएगा, तब तो इरेगुलरिटीज़ भी नहीं रहेंगी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, इन रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट मूव इन। तो देखिए रेक्टिलिनियर में लीनियर वर्ड आ रहा है, सरल रेखीय गति में रेखीय आ रहा है, तो आपको ये और भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, इलिप्टिकल पाथ, पैराबोलिक या सर्कुलर पाथ? तो सीधी बात है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की ही बात हो रही है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आइए देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड to directly determine the distance traveled or displacement traveled by body? आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना पड़ेगा आप जब आपको निकालना हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड? तो देखिए आपको कौन सी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ये आपको सही नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख दे रही हूँ। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने की अप्रोप्रिएट इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज। फ्रिक्शन के द्वारा वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इंडिफरेंट, नेगेटिव या फिर ज़ीरो? तो देखिए क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो कैसा होता है, हमारा अगर इस साइड फोर्स लगा हुआ है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसीलिए उसके द्वारा वर्क डन जो किया हुआ होता है वो कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है। अगले सवाल में हमको पूछा गया है, अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेट्स टू 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको वेलोसिटीज़ दी हुई हैं, इनिशियल एंड फाइनल, और ये आपको टाइम दिया हुआ है। हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, पहले हमको जो जो वैल्यूज़ दी रहती हैं वो हम लिख लेते हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि हमें किस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको u दिया हुआ है 5, v दिया हुआ है हमें 10, t दिया हुआ है हमको 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड्स। यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, हमें एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस बार हम h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में रख देते हैं, क्योंकि पिछले बार हमने इस वाले का क्वेश्चन किया था। इसमें भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलिए आप इस बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं तो इस बार मैं इस इक्वेशन में रख के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमें s निकालना है, u हमें 5 दिया हुआ है, t हमको 5 सेकेंड्स दिया हुआ है, और ये हाफ a की वैल्यू 1 है, t स्क्वायर मतलब कि 5 × 5, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू
सॉरी ये प्लस है ना, 25/2, तो ये हो जाएगा 25 + 12.5 दैट इज़ 37.5। तो 37.5 वाला कोई आंसर है? जी हाँ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, 37.5 मीटर्स। अगला प्रश्न आपको बोल रहा है सोनीज वेलोसिटी व्हेन मूविंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ बाइसिकल बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपको दी हुई है 6 मीटर पर सेकेंड्स। टाइम आपको दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो पोजीशन पहले फिक्स थी, मतलब u 0 है, तो a क्या होता है? v - u/t होता है। v आपको कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है ना। u 0 है आपका, ये 30 सेकेंड्स है, तो ये कितना हो जाता है? ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0.2 आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे स्क्वायर जो है वो मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पे 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ डैश इज़ यूज्ड इन द ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार। किस चीज़ की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ब्लैंक है आपका, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार्स में? तो ऑप्शन देख लीजिए, ज़ीरो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर एक्शन ऑफ वेट, इम्पल्स, फोर्स, टेंशन, या फिर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा आंसर होगा? तो देखिए ब्रेकिंग पैड होते किस लिए? ब्रेक लगाने के लिए। तो जब उसमें फ्रिक्शन होगा तभी तो उसके टायर रुकेंगे ना, तभी तो ब्रेकिंग पैड्स होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक होगा तो फिर तो वो होगा ही नहीं ना, तब तो गलत हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन के बारे में सही विकल्प नहीं है? Friction is the force that opposes the relative motion of two surface in the contact. Next option आपको बोला हुआ है the friction force which acts when a object moves slides on a surface is called sliding friction. अगले में आपको बोला है friction is machines causes energy dissipation and wear and tear. अगला आपको बोला है rolling friction is greater than sliding friction. Ball bearings एंड मशीन्स रिड्यूस फ्रिक्शन। तो देखिए इसमें बात की गई है कि रोलिंग फ्रिक्शन का बड़ा होता है। नहीं, रोलिंग में स्पीड और ज़्यादा होती है, कोई चीज़ रोल करती है तो रोलिंग में फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग में ज़्यादा होता है। तो सीधे सीधे ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि हमें कौन सा सत्य नहीं है वही बताना था। बाकी सारी चीज़ें फ्रिक्शन के बारे में जो भी बात कही गई है सब एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। तो पहले तो आप ये देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती किसकी है ना। तो ये किसके हमको दिखाती है? वेलोसिटी और टाइम के बीच। किसके बीच? वेलोसिटी और टाइम, मतलब वेग और समय के बीच। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका सही है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। तो देख रहे हैं आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान आ रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे आई एम श्योर। चलिए अगले में क्वेश्चन में हम देखते हैं। अ चाइल्ड हैज़ अ बॉल ऑफ weight 4 kg in his hand and he throws it vertically upward. एक बच्चे के पास बॉल है जिसका वज़न कितना है? 4 kg, और वो ऊपर की दिशा में फेंकता है। His hand rises 10 सेंटीमीटर अपवर्ड। द बॉल्स 10 सेंटीमीटर अपवर्ड, उसका हाथ जो है ऊपर उठता है। बॉल लीव्स हिज हैंड्स विथ अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी हमको दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। हमको निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइज। हमको निकालना है कि फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बच्चे के हाथ में 4 किलो की बॉल है। 4 किलो के हाथ नहीं है बच्चे के बॉल हाथ में, 1/4 kg आपका करेक्ट जो है मास है। तो 1/4 kg की आपके बच्चे के हाथ में बॉल है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे मास तो हमको दिया हुआ है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमको देखिए एक्सीलरेशन हम निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम ये वाला जो फॉर्मूला होता है v² - u² = 2as, ये हम रख सकते हैं।
तो वी स्क्वायर की हमको कितने क्या दिया है, 2 दिया है, 2 इंटू 2, यू हमको 0 दिया है तो यू हमको रखने की ज़रूरत नहीं है, ए 2 रख देंगे, ए दिया है, ए हमको निकालना है। और एस की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए यहाँ पे एस की वैल्यू हमको क्या दी है, हैंड कितना 10 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा था ना, तो ये 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, विच इज़ 0.1 मीटर, है ना। तो यहाँ पे 0.1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 इज इक्वल्स टू 0.2 ए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको यही वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ये देखिए इधर कर रही हूँ मैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए में। तो एम आपको कितना है 1/4 और ए आपका कितना है, ए आपका 20 है, ठीक है। तो ए आपका 20 हो गया, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 5 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन डी आपका 5 न्यूटन दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। Starting from a stationary, a boat moves in a straight line with constant rate with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 सेकेंड टाइम दिया है आपको। टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। स्टेशनरी से ये किया था स्टार्ट, मतलब यू हमको 0 दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट रेट एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हमको 8 सेकेंड्स दिए हुए हैं और हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो देखिए पहली बात तो हमको डिस्टेंस की, जहाँ पे भी यहाँ देखिए ऑप्शंस को देखिए पहले आप, ऑप्शंस में आपको 96 96 96 सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे हमको बस क्या करना है, यूनिट को ध्यान में रखना है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में डिस्टेंस की यूनिट लिखी हुई है, तो ऑप्शन सी देखिए 96 मीटर्स, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो यहाँ पे 96 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज़ योर राइट आंसर। अगला प्रश्न में आपको पूछा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg मूव्स ईस्टवर्ड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फोर्स आपका 1.5 न्यूटन अप्लाइड ऑन इट इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई किया गया है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मास हमको 1 kg दिया हुआ है और यहाँ पे वेलोसिटी हमको दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, फोर्स हमको 1.5 न्यूटन दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमें यू तो स्टेशनरी से चल रहा है, तो यू हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो यू हम क्या लेंगे, 2 ही लेंगे, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और हाफ यहाँ देखिए रखते जाते हैं, यू हमको दिया हुआ है 2 इंटू टाइम हमको दिया हुआ है, टाइम भी हमको यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, टाइम भी हमको 2 सेकेंड्स ही दिया हुआ था, 2 हाफ ए हमको, अच्छा हाँ हमको ए नहीं दिया है तो हमें ए पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे ए निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको फोर्स दिया हुआ है, तो ए निकालने का फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए से क्या हो जाएगा एफ बाई एम। एफ का क्या वैल्यू है, देखिए एफ की वैल्यू है आपकी 1.5 अपॉन मास आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आपका एक्सीलरेशन भी 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 रख देंगे और टाइम आपको 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 4 प्लस 1.5 इंटू 2, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज़ 7 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन आपका 7 मीटर वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम स्टेशनरी स्टेट, देखिए साथ साथ में लिखते जाइए, स्टेशनरी स्टेट है मतलब u0 है, एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड अटेन कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूले में वैल्यू पुट होगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ए हमें कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ही तो निकालना है हमको, v हमको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, टाइम हमको 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो हम कर लेंगे इजीली ये 5 इज इक्वल्स टू 2a, a इज इक्वल्स टू 5/2, ये कितना हो जाएगा 2.5, आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, इफ़ अ ट्रॉली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रॉली रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, मतलब u0 है उसका, विथ अ एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे इट्स वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, वेलोसिटी हमको निकालना है, टाइम हमको 4 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। तो u की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, a की वैल्यू हमको 2 दी हुई है, टाइम हमको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 8 मीटर पर सेकेंड इज़ योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, कौन सी जो है इसमें से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, तो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सेकेंड ऑप्शन आप मान के चलिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। थर्ड ऑप्शन आपको बोल रहा है v माइनस यू इज इक्वल्स टू a प्लस टी। थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आपको बोल रहा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए आप ये तीनों जो हैं ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन आपको दिया है ये कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिगार्डिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ यहाँ पे। तो ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2as इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन आपको बोला हुआ है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन आपको बोला हुआ है 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन में आपको बोला हुआ है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। ये देखिए ये आपके चारों दिए हुए हैं। तो देखिए आप ये जो तीनों हैं ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत लग रही है क्योंकि यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नहीं होता है, बल्कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर करेक्ट होता है, जैसे कि आपका थर्ड में लिखा हुआ है। तो वह फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, बिटवीन डैश एंड टाइम, है ना। तो यहाँ पे हमको बताना है किसके और टाइम के बीच में रिलेशन बताती है। तो सेकेंड इक्वेशन होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो किसके बीच में, पोजीशन के बीच में। ठीक है, पोजीशन यानी हम लोकेशन या सिचुएशन भी कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका स्थान या स्थिति जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी आपको पेपर में आ चुका है। तो कैसा होता है, वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स का ऑलवेज नेगेटिव होता है। ठीक है, हमेशा ऋणात्मक होता है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है अ बाइसिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द रियर व्हील इस, अगर आपकी साइकिल निरंतर त्वरण के साथ चल रही है तो पिछले पहिए पे घर्षण बल कैसा होता है, शून्य होता है, आगे की दिशा पे, पीछे की दिशा पे, या फिर सारे। तो देखिए घर्षण बल हमेशा किस साइड होता है, अगर कोई चीज़ आगे मूव कर रही है तो घर्षण बल तो हमेशा पीछे की साइड होता है ना। तो पीछे की दिशा में, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आपका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, है ना। तो पोजीशन टाइम का रिलेशन देखिए आप कौन से इक्वेशन में आ रहा है। तो देखिए डी ऑप्शन जो है आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन बता रहा है। तो डी ऑप्शन आपका एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, पोजीशन टाइम रिलेशन बताता है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोजीशन एंड पोजीशन, और किसके बीच में टाइम बताता है, टाइम के बीच में। तो टाइम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आपको पूछा गया है इन रेक्टिलिनियर मोशन ऑब्जेक्ट मूव्स इन, तो देखिए सेम क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है आगे के एग्जाम्स में भी। देखिए वो वाला दूसरे शिफ्ट में पूछा गया था, ये दूसरे डेट में पूछा गया है। किस में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, सीधी रेखा में चलता है रेक्टिलिनियर मोशन।
तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन पे आपने करे। आपने न्यूमेरिकल्स भी करे एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम्स में आए हैं मैंने सारे ही कवर करवा दिए हैं, प्लस आपने फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन देखे। तो ये था आज का आपके क्वेश्चंस। अगली वीडियो में आगे के टॉपिक में कवर करवाऊंगी। आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।